ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने होने वाले हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड में देखना चाहते हैं इन सब चीज़ों के अलावा, जिसे वो देख रहे होते हैं लेकिन लड़कों को नहीं पता? जी बिल्कुल, लड़कियों को सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे नंबर 1 इज़ इमोशनल सपोर्ट। क्या बेटे और बहू को सास और ससुर के साथ रहना चाहिए या नहीं? बहू भी कभी सास थी, तो जब उसकी सास रही होगी तो उन्होंने भी ऐसे ही चिल्लाते थे, ऐसे ही ट्रीट करते। नाउ उसकी बहू आ गई है तो वो भी उसे ऐसे ही ट्रीट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे ही ट्रीट किया जाता है बहुओं को। उन्होंने कहीं देखा है कि जिन वुमेन्स को हमने फ्रीडम देते हुए देखा है, उनका अफेयर चल रहा होता है या ऐसा कुछ होता है, उसकी वजह से वो नहीं करता। कि जो माँ बाप बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, वो बच्चे उनसे नफरत करते हैं। ये मिथ है या फैक्ट है? एक IIT बाबा वायरल हुए थे, आपने वो देखा उनका वीडियो? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहिए, माँ बाप का कुछ, उन्होंने इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किए। अब जब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, आपकी बात याद आ रही है, तो उन्होंने ये बताया था कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा लड़ते थे आपस में। लड़कियां रिलेशनशिप में ज्यादा चीट करती हैं। जो लड़की शादी के बाद अपनी माँ से ज्यादा बात करती है और ज्यादा इन्वॉल्व करती है अपने माँ को, अपने ससुराल की बातें एंड ऑल में, उनका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बॉयफ्रेंड था, बेंगलुरु का वो केस था, और वो काफी ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पे उसने कभी लड़कियों से बात नहीं की। वो ऐसे स्कूल में गया था, ऐसे कॉलेज में गया था जहाँ पे लड़कियां थी नहीं, तो उसे उसके गर्लफ्रेंड मिलती है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो काफी लोगों से बात करती है, चैट्स करती है, तो उसे इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़ के चले जा चुके होते हैं। तो ये ट्रॉमा था उसे। देन वो केस इस तरह से एंड हुआ था, उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है, एंड वो रूम 2 दिन के बाद ओपन होता है और उसमें उसकी लाश मिलती है लड़की की। इन द लास्ट यही था जब उसको पकड़ा गया, और उसने यही बताया था कि मैंने इसलिए खून कर दिया बिकॉज ये किसी से चैट करती थी। 10 साल 12 साल के बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोटे छोटे बच्चों, मतलब मुझे तो छोटे ही लगते हैं। तो ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? विलन्स आर मेड नॉट बोर्न, ये मिथ है या फैक्ट है? बात कुछ और है, इज नॉट अ यूट्यूब चैनल ओनली। यहाँ पर हम एक जर्नी में हैं जहाँ पर हम अकल्ट के राज को जानना चाहते हैं, और यही पर्पस था कि हमने बात कुछ और है को स्टार्ट किया, जहाँ पर हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और अकल्ट साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। हमारा कोई भी पर्पस नहीं रहता कि हम किसी की प्रमोशन या फिर डी प्रमोशन करें। हम उन्हें बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। द पर्पस इज कि हम सत्य और झूठ को पहचान पाए। आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़कर, ताकि हमें पता लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम 100 एपिसोड्स के बाद अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या सत्य था और क्या झूठ था, हमें कितना पता लगा है। सो मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि हीलिंग क्या होती है, बिकॉज हीलिंग मेरे माइंड में जो है कि टाइम के साथ जख्मों को भरना, और जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, तो हीलिंग की ज़रूरत ही क्यों है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा टाइम हील्स एवरीथिंग, ये कहावत भी हो सकती है, बट अगर हम इसे देखें तो अगर टाइम हील करता है सारे ज़ख्मों को, अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू उसको स्पीड अप कर दो, मान लो आपका कोई ग्रीफ है या किसी का लॉस हुआ फैमिली में, अब आप बैठे हो उसको लेके 2 साल 3 साल और आप वहीं फंसे हो, तो अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लो, हीलिंग के प्रोसेसेस कर लो, तो आप वो 3 साल जो आपने वेस्ट किया ना, आप उसको 3 महीने में सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसको हील कर सकते हो 3 महीने में। तो वो आपको स्पीड देता है, ये टूल्स टेक्निक्स हीलिंग्स के आपको स्पीड देता है। तो टाइम जो है ना, पेन की इंटेंसिटी को तो कम कर देता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो असली जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग अगर आप करोगे तो वो उस पेन को कन्वर्ट कर देता है विजडम में। तो हीलिंग के प्रोसेसेस आपको ये पावर देते हैं कि आपकी फाउंडेशन जो है ना इतनी स्ट्रांग हो कि लाइफ में जो भी एडवर्सिटी आ रही है आपकी लाइफ में आपको पता है सबके अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी फाउंडेशन ग्राउंडिंग करी है, प्रॉपर हीलिंग मेथड्स आप यूज़ करते हो, तो आप कुछ भी झेल जाओगे, वो आप में पावर होगी। तो इसीलिए हीलिंग के प्रोसेसेस जो हैं रेकमेंड मतलब करने चाहिए। बाकी आप जैसे लाइफ जी सकते हो, तो इफ़ यू वांट टू बी लाइक ऑटोमेटिक में चल रही है आपकी लाइफ, कुछ भी हो रहा है और एक्सीडेंटल चल रही है, कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो टाइम से नहीं होती। किसी के रिपीटेड इश्यूज आते हैं, कोई बार बार डेट में जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसको कुछ हील करना है। कोई बार बार रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कुछ हील करना है।
कोई बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसके, क्योंकि इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और बॉडी में स्टोर होके वो फिजिकल डिजीज़ में कन्वर्ट होते हैं। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सारे एरिया में आपका ये कचरा जो आपने मचा रखा है, जब तक आप उसको रूट कॉज पे जाके हील नहीं करोगे, यू कैन से आप एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि टाइम से हो जाएगा, बट दीज थिंग्स अगर आप उसको जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको कहोगे कि नहीं मुझे ये बदलना है और उसकी हीलिंग करोगे, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब ऑलराइट, सो अगर हीलिंग को अगर मैं और डेप्थ में समझना चाहूँ या एक सिंपल प्रोसेस आप बताओगे कि लेट्स सपोज कि आपने बोला कि करियर में भी ये हो रहा है, हेल्थ में भी हो रहा है, डेप्थ में भी अगर कोई है तो वो भी है, ब्रेकअप हो गया है किसी का, राइट, रिलेशनशिप में, तो उसका भी हीलिंग है। नाउ किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो आपके पास आता है, नाउ आप क्या करने वाले हो हीलिंग में, थोड़ा प्रोसेस बताओ। जी बिल्कुल, मेरे पास एक लड़की आई थी ब्रेकअप जिसका हुआ था, तो हम सबसे पहले उसकी समझते हैं कि अभी वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकअप हुआ, ठीक है, शी वांटेड टू मूव ऑन, उसने डिसाइड कर लिया था मुझे मूव ऑन करना है, बट वो कर नहीं पा रही थी। तो अब जब मैंने उससे डेली सेशंस हुए, जो हमारे प्रोसेस होता है उसमें ना कुछ चीज़ें अनकवर होती हैं, हर सेशन के साथ कुछ नई स्टोरी पता चलती है सामने वाले की। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं उसकी चाइल्डहुड पे गई, उसने बताया उसकी मदर बहुत फिज़िकल अब्यूज़ किया उसके साथ, पिटाई करी है ऐसी धो धो के लड़की की कि वो अभी तक उसमें ट्रॉमा में थी। उसके मदर ने ट्रॉमा में थी क्योंकि वो पैटर्न कैरी हो रहा है। अब जो बच्चे को फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, इतनी मार पड़ी है, उसने कहीं ना कहीं इमोशनल लैक तो फील किया ना बचपन में, क्योंकि इमोशनल अवेलेबिलिटी उसको नहीं मिली मदर की, और उसने मदर फादर के भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। तो ये जैसे जैसे और अनकवर हुआ कि ये चीज़ें उसके साथ हुई थी, तो आज भी एज अ एडल्ट वो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा कैरी कर रही है। जब तक वो उससे हील नहीं होगी, वो बार बार ऐसे रिलेशन में पड़ेगी जहाँ वो, उसका जो रिलेशन था ना वो भी टॉक्सिक था, उसका बॉयफ्रेंड कोई बहुत अच्छा नहीं था, डोमिनेटिंग करता था, उसको मैनिपुलेट करता था जैसे, तो वो फिर भी उसके साथ थी, फिर भी वो जुड़ी हुई है, क्योंकि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हो जब आप ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हो चाइल्डहुड में, आप वैसे ही कुछ पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो जब तक वो जाके उस पर काम नहीं करेगी तो वो बार बार ऐसा होगा। तो हमने जब उसके साथ ये हीलिंग करी प्रोसेस, उसका जड़ तक हम रूट कॉज तक जाके उसके साथ वर्क किया, वो मूव ऑन हो गई और अब उसकी दूसरे एक लड़के से शादी होने वाली है, जो कि एक अच्छा उसको पार्टनर मिल गया है। तो नहीं तो अगर वो नहीं करती अपने ऊपर काम, वो फिर किसी गलत रिलेशन में पड़ सकती थी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पास्ट के ट्रॉमास को जड़ से हील करना। और ये फिर आप कैसे करते हो ये, मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई कि किस कैसे तरह करते से हैं? होगा ये। हाँ देखो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस तो मेरा 3 महीने का है। उसमें मैंने जैसे बताया ना कि हर सेशन के साथ अनकवर होती हैं चीज़ें, कुछ गाइडेड प्रोसेस होते हैं, हम उनको लिए स्पेस, सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। अब जो 3 महीने में मैं करवाती हूँ, उसको मैं इस तरह से 1 मिनट में ये बता सकती हूँ कि एक वो जर्नी होती है जिसमें हम उन्हें लेके जाते हैं। जर्नी में हम पहले उनके जो पास की चीज़ें हैं उसको निकलवाते हैं कि क्या हुआ था, है ना, हर चीज़ें क्या हुई थी, रूट कोर्स। फिर उसके हम कुछ टेक्निक्स और मेथड्स बताते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं आगे, जैसे कि होपोनोपोनो या डीप एडवांस हीलिंग, या और भी मेथड्स हैं जो मैं कंबाइन करती हूँ। तो उसके थ्रू हम उसे बेसिकली मेन काम होता है लेटिंग गो का, इन चीज़ों में रिलीज़, क्योंकि आपने अभी तक वो चीज़ें पकड़ी हुई हैं, आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी है, वो उसने छोड़ी नहीं है। जैसे ही आप जाकर उस पास्ट को कंप्लीट कर देते हो, आप फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में कुछ नया क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बना सकते हो, नहीं तो आप फंसे रहोगे उस साइकिल में, राइट। तो ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो हीलिंग पे हम दोबारा आएंगे और इसमें मैं और डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था जो मुझे मेरे टीम मेंबर ने भी पूछने को बोला था कि लेट्स सपोज कि एक लड़की है, राइट, और उसे कुछ उसे देखना है अपने बॉयफ्रेंड में या फिर अपने होने वाले पति में, वो देखती है कि घर, गाड़ी, बंगला, आईफोन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आज के टाइम में, तो वो तो है, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो अपने होने वाले हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड में देखना चाहते हैं इन सब चीज़ों के अलावा, जिसे वो देख रहे होते हैं लेकिन लड़कों को नहीं पता?
जी बिल्कुल, लड़कियों को सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे नंबर 1 इज़ इमोशनल सपोर्ट। उनको चाहिए कि इमोशनली कोई मेरे साथ हो, एक इमोशनल कनेक्ट हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, उसका पार्टनर है जो उसके लिए अवेलेबल हो इमोशनली। क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे भी यही कंप्लेंट्स आ रही है कि मेरा पार्टनर इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहता, खुल के एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता। जैसे बैठ के हार्ट टू हार्ट बात होती है ना दिल से, वो वाली उनको मिसिंग लगती है। तो वो उनको एक इमोशनल सपोर्ट ही मेन जो चाहिए मुझे लगता है। और वो नहीं होगा तो फिर वो रिलेशनशिप, चाहे पैसा है चाहे सब कुछ है, वो वर्क नहीं करेगा रिलेशनशिप। और दूसरी चीज़ जो उन्हें चाहिए होती है कि एक उसको फ्रीडम मिले, उसको एक स्पेस मिले जो वो करना चाहती है। अगर उसके कुछ ड्रीम्स हैं, उसमें उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करे, उसका पार्टनर उसे सपोर्ट करे, तो ये चीज़ भी वो देखती है उसमें। तो ये चीज़ें लड़कियां देखती हैं। प्लस रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए, लव केयरिंग चाहिए, और यही सारी चीज़ें हैं जो अलावा अगर आप मनी और ये सब के अलावा देखो तो ये इमोशनल बॉन्डिंग ही है मेन जो उनको चाहिए। और एक रिस्पेक्ट, फ्रीडम की वो जो अपनी एम्बिशन को पूरा कर सकें और उसमें उनका पार्टनर उन्हें सपोर्ट करे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इमोशनल फीलिंग जो उनके हस्बैंड उनको दें, राइट, इमोशनल अटैचमेंट कहेंगे हाँ, इसे, इमोशनल अवेलेबिलिटी कि आप हो उसके लिए। राइट। सेकंड, फ्रीडम आपने बताया। नाउ क्यों नहीं ज़्यादातर मेल्स ये दे पाते? उनके माइंड में, जैसे लेट्स सपोज कि हम फ्रीडम की बात करें, मे बी ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होगा कि अगर उन्होंने फ्रीडम दे दी तो क्या बुरा हो जाएगा? हाँ, तो अब देखो इसमें लड़कों के दोनों तरह के लड़के हो सकते हैं इसमें। एक जो उसको फ्रीडम दे देंगे, दूसरे जो शायद उनको इनसिक्योर फील होगा उसको फ्रीडम देने में, क्योंकि उनको खुद की अपनी वूंड्स होंगी पास्ट की, उनके खुद के कुछ पैटर्न्स होंगे या ट्रॉमास होंगे, कि उनमें क्या होगा कि यार अगर इसको मैंने फ्रीडम दे दी तो ये तो मुझसे आगे निकल जाएगी, या उसको एक इनसिक्योरिटी होगी कि यार ये कुछ ऐसा ना कर दे जो मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग उसको अपने अंदर होगी, इसलिए वो उसको वो देगा नहीं वो फ्रीडम। उसको एक मेल ईगो होती है ना कुछ लोगों में कि उसको पकड़ के रखेगा, कि क्योंकि पीछे ज़मानों से क्या चलता आ रहा है कि लड़कियां हमसे वो हैं दबके रहें, पुराने ज़मानों से आ रहा है ना कि लड़कियां हमसे दबके रहें। तो ये वाली कुछ मेल ईगो हो सकती हैं उन लोगों में जो उसको फ्रीडम नहीं देंगे, जो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, जो इवॉल्व सोल हैं अगर लड़के, तो उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई फियर नहीं है, तो वो उसको फ्रीडम देंगे, जो भी उसको करना है उसको एक स्पेस देंगे, एज अ पार्टनरशिप वर्क करेंगे ना वो, एज अ टीम, कि तू भी ग्रो कर, मैं भी ग्रो करता हूँ, साथ में ग्रो करेंगे। तो ये माइंडसेट का ही डिफरेंस है, दो तरह के माइंड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ्रीडम लेट्स सपोज कि किसी ने दी, राइट, और इस पे थोड़ा खुल के बात करते हैं कि फ्रीडम अगर किसी हस्बैंड ने अपने वाइफ को दी, राइट, ये केस है, और हस्बैंड के माइंड में ये है कि ये अभी मैंने फ्रीडम दे दी, लेट्स सपोज कि बहुत नॉर्मल हम लेकर चलते हैं कि जनरली जॉब करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि आप घर से बाहर निकलो और तुम भी काम करो। नाउ रेडी हो गए कि आप भी जॉब करो, मैं भी जॉब करता हूँ, ये सॉर्ट ऑफ फ्रीडम हो गया। नाउ इनसिक्योरिटी ये हो सकती है हस्बैंड को कि अगर ये जाएंगे बाहर, मेरे वाइफ जाएंगे बाहर, तो ये बाकी लड़कों से बात करेंगे, इन्हें दुनिया से बात करनी होगी, और उनके माइंड में कहीं ना कहीं या तो उन्होंने कहीं देखा है कि जिन वुमेंस को हमने फ्रीडम देते हुए देखा है उनका अफेयर चल रहा होता है या ऐसा कुछ होता है, उसकी वजह से वो नहीं करता। ना आपको लगता है कि यहाँ पे अगर किसी को फ्रीडम मिल रही है, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल। अब आप फ्रीडम अगर लड़की को मिल रही है तो अब उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा थोड़ी ना उठाएगी वो फिर लड़की की मिस्टेक है अगर ऐसा हो रहा है। तो यही तो ये टू वे और ये रिलेशनशिप दिख रहा है चलता है। बहुत सारे, अगर आप डिवोर्स केसेस देखोगे या फिर बहुत सारे, अभी अतुल सुभाष केस के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, वहाँ पे भी कुछ इस तरह से बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। तो ऐसा होता है कि अफेयर का तो बात आती है कि पहले फ्रीडम दी गई, राइट, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनका अफेयर हुआ, राइट, फिर हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ दिक्कतें आने लग गई, और लास्ट फिर डिवोर्स होता है या कुछ और गलत सर्कमस्टांसेस निकलते हैं फिर लास्ट में। तो मे बी ये माइंडसेट दोनों तरफ से होना दोनों चाहिए। तरफ से यही तो मैं कहती हूँ कि हर किसी को कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो ना तो पहले अपना पास्ट कंप्लीट करके एक नए रिलेशन में जाओ। आप पास्ट के इमोशनल बैगेजेस के साथ एक नया रिश्ता शुरू करते हो ना तो वो ट्रिगर होते हैं। उसके खुद के लड़के के खुद के ट्रॉमास निकल के आते हैं, लड़की के खुद के निकल के आते हैं, और वो फिर सब कचरा हो जाता है शादी का।
तो इसीलिए अपने ऊपर तो काम करते नहीं है लोग, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसे ही मैंने जैसे एक केस देखा था कि अगर एक लड़का है, उसको शुरू से ही वो था कि जैसे स्कूल में बोला गया कि बड़ा हाइट उसकी छोटी थी, ये छोटू छोटू, तो उसकी शादी हो गई एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की से, और उसको वो हुआ कि यार मैं इसको डिज़र्व भी करता हूँ कि मुझे मिल तो गई, लेकिन उसके अंदर क्या था कि क्या मैं इसको डिज़र्व भी करता हूँ। उसके अंदर ये ट्रॉमा कह सकते हो या एक पैटर्न था जो बचपन से उसने सुना था अपने बारे में कि मैं कुछ तो कमी है मेरे अंदर अगर मेरी हाइट छोटी है तो। और शादी होने के बाद भी उसका ये चलता रहा, और उस लड़की को वो कहीं भी जाती थी उसके अंदर फियर है कि ये कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी। तो वो साथ चल रहा है अभी भी, जब तक वो उसको हील नहीं करेगा, और फिर वो आपके रिश्तों को ख़राब ही तो कर रहा है। आई थिंक ये बहुत डेंजरस है। मैंने एक केस स्टडी देखी, रॉन्ग करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो ऐसे केसेस को कवर करते हैं जो एक्चुअल में हुए हैं, जो आप बता रहे हो ना ये ट्रॉमा। तो एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से हुआ था कि एक बॉयफ्रेंड था, राइट, बेंगलुरु का वो केस था, और वो काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पे उसने कभी लड़कियों से बात नहीं की। वो ऐसे स्कूल में गया था, ऐसे कॉलेज में गया था जहाँ पे लड़कियाँ थी नहीं, तो उसे उसके गर्लफ्रेंड मिलती है, राइट। और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो वो काफ़ी लोगों से बात करती है, चैट्स करती है, तो उसे इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़ के चले जा चुके होते हैं। तो ये ट्रॉमा था उसे। और इसका देन वो केस इस तरह से एंड हुआ था। वो उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है, एंड वो होटल रूम 2 दिन के बाद ओपन होता है, और उसमें उसकी लाश मिलती है लड़के की। और इन द लास्ट यही था जब उसको पकड़ा गया, और उसने यही बताया था कि मैंने इसलिए खून कर दिया बिकॉज ये किसी से चैट करती थी। तो ये आई थिंक जो आप बता रहे हो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि जो ट्रॉमा पीछे से चलता आ रहा है, इसको अगर हील ना किया गया टाइम के साथ, ये आपके रिलेशनशिप को तो छोड़ो, आपकी लाइफ को ही ख़राब कर देगा। जो बिल्कुल आपने बोला ना कि यही, और ह्यूमन जो है ना वो इसी भ्रम में जी रहा है। माइंड में सोचो, उसको सिर्फ लगा कि वो शायद दूसरे लड़कों से या कुछ चैट, चलो कुछ हो भी गया, लेकिन उसकी वजह से ऐसा स्टेप ले लेना वो तो उसका सही नहीं था। और बहुत ही जो वो मर्डर भी हुआ था बहुत ही बेरहमी से उसने किया था, गुस्से में, कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका गला दबा दिया, लॉट्स ऑफ थिंग जो अगर आप देखोगे तो ये बहुत डेंजरस है। ऑलराइट, सो नाउ एक मिथ एंड फैक्ट राउंड करते हैं, जो आप हमें बताइए कि जो माँ बाप बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं वो बच्चे उनसे नफरत करते हैं, ये मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ है। ऐसा हर केस, किसी केस में हो भी सकता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता। अब इसके डीप में जाते हैं। जो माँ बाप झगड़ा करते हैं ना, उन बच्चों के साथ होता क्या है, वो जब एक झगड़ा देखते हैं तो वो बड़ा ही इनसिक्योर फील करते हैं। वो फील करते हैं कि हम सेफ़ नहीं हैं, वी आर नॉट सेफ़। एक बच्चे का माइंड यही फील करता है जब वो लड़ाई देखता है, वो फील करता है मैं सेफ़ नहीं हूँ, समथिंग इज़ रॉन्ग। और जब वो लड़ाई और ज़्यादा बहुत ही टॉक्सिक अगर वो देख रहे हैं, अब्यूज़िव, तो उनमें ये फियर और ये सारे पैटर्न्स आ जाते हैं, ये सारे फियर के और इनसिक्योरिटी के। तो बड़े होके वो वही कैरी करते हैं। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं और झगड़े को क्लोज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से झगड़ा हो रहा है, मतलब एक आर्ग्यूमेंट हुई और फिर चलो ऐसे हो गया, बात ख़त्म हो गई, तो वो बच्चा एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखेगा कि हाँ, कि लड़ाई हुई उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो जो आप कर रहे हो वो बच्चा सब देख रहा है, वो वैसे ले रहा है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपसे नफ़रत करेगा। बच्चा आप पेरेंट्स को प्यार करेगा, नफ़रत भी कर सकता है, प्यार भी कर सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि बच्चे का उस पर प्रभाव क्या हो रहा है। तो ये उसके ऊपर प्रभाव होता है कि जब वो एक लड़ाई देखता है वो इनसिक्योर हो जाता है, और बड़े होते तक उसकी ये इनसिक्योरिटी और ये फियर्स चलते रहते हैं। और इवन फिर वो रिलेशनशिप करने, कमिटमेंट करने में भी डरता है कि मैं कैसे करूं, उसने तो बहुत झगड़े देखे हैं। और फिर अब वो एक खुद रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको लगता है यार शादी के बाद तो यही होता है, क्योंकि उसने वही देखा है, तो उसको लगता है कि शादी के बाद तो यही होता है, फिर शादी ही क्यों करनी है। इसलिए आजकल लोग कमिटमेंट भी नहीं कर रहे हैं रिलेशन में, क्योंकि उनको फियर ऑफ कमिटमेंट आ गया है, क्योंकि उनको डर आ गया है कि यार यही तो होता है, तो इसलिए वो ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं। आपने वो कुंभ के मेले में अभी रिसेंटली एक IIT बाबा वायरल हुए थे, आपने वो देखा उनका वीडियो? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि माँ बाप
को के साथ नहीं रहना चाहिए, माँ बाप का कुछ उन्होंने इस तरह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किए। अब जब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, आपकी बात याद आ रही है, तो उन्होंने ये बताया था कि जब मैं छोटा था देन मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ते थे आपस में, और मैं दिन में स्कूल के बाद आता था और मैं सो जाता था, और फिर मैं रात को उठता था बिकॉज वो पूरा दिन लड़ते थे, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल चीज़। और उस चीज़ की वजह से मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं यहाँ से निकलूँ, और तब उनका ये स्टेटमेंट भी रिलेट किया गया था कि जो उन्होंने ऐसा बोला था कि माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहिए बच्चों को, तो उन्होंने इतना स्टेटमेंट दिया था कि IIT वाले बाबा जो रिसेंट में हुए थे। यस। एक बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है, मे बी हम आपको ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन ये है, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका ओपिनियन चाहेंगे, लड़कियां रिलेशनशिप में ज़्यादा चीट करती हैं, ये इंटरनेट पे बोला जा रहा है आजकल। बिल्कुल, ये भी एक मिथ है आई वुड से, क्योंकि रिलेशनशिप में चीट करना या लॉयल रहना जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। लड़के भी चीट करते हैं, लड़कियां भी चीट करती हैं। अब इसके थोड़े पीछे जाएं, अगर आप कुछ सालों पहले अगर आप देखो तो उसमें आपको ये मिलेगा कि लड़के ज़्यादा चीट करते हैं। ओके। और जो टाइम आ रहा है ना, अब वो बिल्कुल बराबरी पे आ गई हैं, लड़के भी इक्वली चीट कर रहे हैं, लड़कियां भी इक्वली चीट कर रही हैं। तो ये ऐसा कोई, ये मिथ, मैं इसको मिथ ही कहूँगी कि इट्स नॉट इसके पीछे कोई डेटा तो है नहीं कि इसका क्या बेस है। राइट। तो डेफिनेटली इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। और अब इसके और डीप में जाओ तो आप पूछोगे लड़के क्यों चीट करते हैं या लड़कियां क्यों चीट करती हैं। लड़कियां तब चीट करेंगी रिलेशन में जब उस रिलेशन में उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। जो मैंने आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो लड़की को चाहिए, इमोशनल अवेलेबिलिटी, उसको नहीं मिल रही ना, तो वो बाहर से ढूंढेगी, तो वो चीट करेगी, क्योंकि उसकी तो वो नीड है, उसको तो वो चाहिए ही चाहिए। और वो फिर खुश नहीं रहेगी तो वो बाहर से वो सीख करेगी। उसका मेन ये रीज़न रहता है लड़की का चीट करने का। और लड़के क्यों चीट करते हैं, ज़्यादातर वो फिज़िकल अट्रैक्शन में होते हैं, और लड़कों की ज़्यादातर नीड होती है वैरायटी की, नीड ऑफ चेंज। और वो एक नेगेटिव तरीके से उसको कैसे पूरा करते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाके। तो दिस इज़ द रीज़न कि वाई मैन चीट, वाई वीमेन चीट, एंड वी कैन नॉट से कि कोई एक ज़्यादा चीट कर रहा है या इसमें कोई कंपटीशन है। सो दिस इज़ लाइक दैट। इसमें ये मेरा है, ज़्यादा अच्छे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, ये मिथ है, फैक्ट है? दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ, बट ये किसी किसी केस में, अब ये इसके पीछे भी कंटेक्स्ट डिपेंड करता है, इसको भी मैं समझा देती हूँ। जी। ये क्यों कहा जा रहा है कि अच्छे लोग सफ़र करते हैं, तो वो तब अगर वो अच्छे हैं, अच्छे मीन वो बहुत काइंड है, किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके, तो अगर तो आप मदर टेरेसा हो तो आप महान बन जाओ और सबको दे दो जो देना है, और फिर आप अपनी एनर्जी भी हाई रखोगे, और फिर आपको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि क्योंकि आपके अंदर तो भंडार है ना देने के लिए, और आप ड्रेन नहीं फील करोगे। लेकिन अगर आप उतने महान नहीं हो तो आप क्या कह रहे हो कि आप कुछ कर भी रहे हो ना, फिर भी मैंने कुछ लोगों को देखा है कर रहे हैं किसी के लिए, और फिर बाद में कह रहे हैं यार ऐसे हो गया मेरे साथ, उसने मेरा फ़ायदा उठा भी लिया। कर रहे हैं साथ हाँ, में कि उसने ना मेरा फ़ायदा उठा लिया, तो फिर मत करो। आप करना भी है और फिर अपने ऊपर तरस भी खाना है कि यार मेरा फ़ायदा उठा लिया उसने, मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया था। तो दो ही मैं कह रही हूँ, बैलेंस कर लो, या तो इतने महान बन जाओ कि करने के बाद भी ना आपको कोई उम्मीद नहीं है किसी से, क्योंकि आपकी नीड है कंट्रीब्यूशन की। मदर टेरेसा की नीड है कंट्रीब्यूशन, अब्दुल कलाम की नीड है कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप उस लेवल के हो तो फिर कंट्रीब्यूट करो, और फिर कुछ एक्सपेक्ट मत करो, फिर आप उस तरह से। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि रोते रहो कि भाई मेरा फ़ायदा उठा लिया। तो यही है इसमें, अगर आप बैलेंस कर लो ना काइंडनेस के साथ, कि आप उस लेवल के थोड़े से क्लेवर भी होने चाहिए कि बेवकूफ़ भी नहीं बना कि हर कोई फ़ायदा ही उठा जा रहा है। हाँ, तो आप काइंड बनो, लेकिन ये भी देखो कि आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। यू हैव, एवरीवन डोंट हैव एक्सेस टू यू, हर कोई आपके पास नहीं आ पाए। अगर आप काइंडनेस भी कर रहे हो तो हर किसी को अपना एक्सेस मत दो। और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अपनी आप की खुद की नीड को सैक्रिफाइस कर रहे हो आप। समझ रहे हो, बैलेंस का खेल है ये सारा, कि आउट ऑफ द वे जाके अपनी खुद की सैक्रिफाइस करके फिर हेल्प भी कर दी और फिर रो भी रहे हैं। और दूसरा, तीसरी लास्ट चीज़ कि अगर आप जो है किसी को प्यार दे रहे हो, ठीक है, और अपना दिल दे रहे हो, तो किसी को ये हक भी मत दो कि आपका दिल तोड़ दे कोई,
तो इसको आपको बैलेंस करना है। इसीलिए अच्छे लोग अगर ये चीज़ें का ध्यान रख लें तो वो सफ़र नहीं करेंगे, वो अच्छे भी रहेंगे और वो सफ़र भी नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट मिथ और फैक्ट है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये फैक्ट है, आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि ये मेरे पर्सनल मैंने कुछ देखा है, 2 4 5 केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि यार हाँ ऐसा ही होता है। जो लड़की शादी के बाद अपनी माँ से ज़्यादा बात करती है और ज़्यादा इन्वॉल्व करती है अपने माँ को अपने ससुराल की बातें एंड ऑल में, उनका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और टॉक्सिक सा थोड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हर डिसीजन मेकिंग पहले उधर से पूछी जा रही है? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं कहूँगी ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए भी ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो मदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है और लड़की वो ब्लाइंडली अपनी मदर को फॉलो करती जा रही है, तो ऐसा ही होगा। अगर लड़की ब्लाइंडली फॉलो कर रही है कि मम्मा ने ये बोला कि ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इसके ऐसे कर वैसे कर, तो फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी और फिर गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो फिर हर चीज़ों में अगर उसकी मदर घुस रही हैं तो वो रिलेशन ख़राब होंगे। लेकिन अगर लड़की समझदार है, वो माँ की सुन भी रही है, लेकिन वो सुन के थोड़ा सा उसको साइड रख के फिर अपने घर में देख रही है, तो फिर वो अवॉइड कर सकती है रिलेशनशिप को ख़राब करना, वो हेल्दी रिलेशनशिप में रह सकती है। तो ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि वो मदर को कितना घुसने दे रही है। वही चीज़ होती है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आई एग्री ऑन दिस कि ऐसा डेफिनेटली होता है इस केस में वो। और अगर ये बहुत ही रेयर होगा कि लड़की समझ पाए, अगर इतनी उसमें समझ है तो फिर वो उसको बैलेंस कर लेगी और मदर को थोड़ा सा जो भी बोल रही हैं उसको भी मैनेज करेगी और फिर उसको उसका इम्पैक्ट नहीं आने देगी अपने रिश्तों पे ना। नहीं तो फिर वो ख़राब होते ही हैं। जहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ पे मदर फादर ज़्यादा, मदर ही घुसती हैं, मैंने देखा है मदर ही घुसती हैं जहाँ वो घुस रही हैं। अच्छा खासा हस्बैंड वाइफ का चल रहा होगा, मैंने देखा है मदर्स ही बीच में आके वो सारी ख़राब कर रही होती हैं। थोड़ा सा अगर वो मदर से डिस्टेंस हो जाए, मतलब घुसने ना दे उनके साथ, अपना मदर के साथ अच्छा रिलेशन रखो और यहाँ पे उनको घुसने ना दो हर चीज़ों में, छोटी छोटी डिस्टेंस थोड़ा सा रखो, तो फिर अच्छा चलेगा। और इसके अगर और बात करें तो ये भी होता है कि मैंने ये सुना भी था कि जैसे डेली कॉल पे बात होती है, दिन में 3 बार 4 बार, और वो बहुत ज़्यादा केसेस, किसी ने ऐसा बताया था कि ज़्यादातर जो डिवोर्स हो रहे हैं, एक रिलेशनशिप कोच थे उनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो बोले ज़्यादातर जो केसेस हो रहे हैं उनमें हमने ये पाया है कि उनके मदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और हर छोटी छोटी बात भी पहले वहाँ से अप्रूवल जा रहा था, देन फिर यहाँ आ रही थी। जो बातें नहीं पता होनी चाहिए थी वो भी उन्हें पता थी। और ये आजकल की जनरेशन में मैंने ज़्यादा देखा है। और ये एक स्टेटमेंट और भी थी कि जो पहले के रिलेशन होते थे तो वो बोलते थे कि जैसे मेरे मदर हैं या फिर मेरे ग्रैंड मदर हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को तो ऐसा होता था कि एक बार बेटी विदा हो गई तो हमें पता ही नहीं है। तुम्हारी लड़ाई, और अगर उन्हें बताने की कोशिश करते थे ना तो बोले तुम्हारी लड़ाई तुम जानो, यहाँ मत आ जाना कभी। और उनका ये स्टेटमेंट होता था कभी लड़कर तो भूल कर हमारे पास मत आ जाना, हम घर के दरवाजे बंद कर लेंगे। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है, लेकिन अभी थोड़ा ऑपोजिट हो रहा है कि कुछ भी हो तो हम बैठे हैं तुम आ जाना। हाँ, दैट इज़ अ रॉन्ग कंडीशनिंग बाय पेरेंट्स, आई वुड से। तो उनको इनफैक्ट मैंने तो यही किया है, जो मैंने भी यही सीखा था कि जब तुम गए तो वो वहाँ के हो गए। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स तो मुझे कहते हैं कि तू हमारे साथ नहीं बात करती, हमसे नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने वही अपने सास ससुर को और अपने उसको अपना फैमिली, मेरी फैमिली वही है एक्चुअली। तो मैं इनफैक्ट हमने सीखा यही है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी रही है ना, तो हमने सीखा यही है। अब जो कंडीशनिंग ही गलत हो रही है तो फिर वो वैसा ही हो रहा है। अच्छा, एक चीज़, एक ट्रेंड मैंने और देखा है, 10 साल 12 साल के बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोटे छोटे बच्चों, मतलब मुझे तो छोटे ही लगते हैं। तो ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? और ये आ कहाँ से रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, इस एज में तो बहुत छोटी एज है मैं कहूँगी। और ये आ कहाँ से रहा है, क्या हो सकता है कि या तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे ना हम मजाक मजाक में भी बच्चों से बोल नहीं देते हैं कि अच्छा लड़के को, खासकर लड़कों को, और तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। तो रिश्तेदार भी बोल देते हैं और वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो ऐसी बातें उसको बोल रहे हैं। छोटे से बच्चे को बोलते हैं। छोटे से बच्चे को आप टीज कर रहे हो,
लड़की से अगर दोस्ती हो गई, यू आर टीजिंग, तो अगेन ये कंडीशनिंग ही तो हो रही है। ये तो हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है ना, कि हम बोल क्या रहे हैं, अपने शब्दों को जरा तोल मोल के बोलें, अगर हम बच्चों के सामने स्पेशली। लास्ट मिथ और फैक्ट है, विलन्स आर मेड नॉट बोर्न। ये मिथ है या फैक्ट है? विलेंस आर मेड नॉट बोर्न। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, क्योंकि विलन कोई कुछ भी चीज़ कह लो, जब आप पैदा होते हो तो कोई ये थोड़ा ना कहता है कि डाकू पैदा हुआ है, या जब आप पैदा होते हो यू आर बॉर्न लाइक प्योर कॉन्शियसनेस, आप ब्लैंक स्लेट की तरह होते हो। आप ये थोड़ा ना कहते हो कि ये अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा पैदा हुआ है, आप जैसे हो आप वैसे ही पैदा हुए ना, एकदम ब्लैंक एम्प्टी। तो विलन जो है, विलन्स आर मेड डेफिनेटली, क्योंकि उनकी अगेन कंडीशनिंग क्या रही है, एनवायरनमेंट कैसा रहा है, उन्होंने क्या देखा है, उसी तरह तो वो बनते हैं जो वो बनते हैं। पैदा थोड़ी ना होता है कोई, तो वो जो जैसा उन्होंने देखा है वैसा ही वो आगे क्रिमिनल्स अगर जो बनते हैं, और जो मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं, तो कुछ उनके साथ पेन हुआ है, उनके साथ खुद पेन हुआ है, तभी वो दुनिया को वापस पेन दे रहे हैं। वो अपने खुद के पेन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो क्रिमिनल बन जाते हैं। और हर कोई हील कर सकता है, वो भी एक इंसान ही है, उससे अगर कोई गलती हुई तो वो वापस अपनी लाइफ सुधार सकता है। अब जैसे कंडीशनिंग है ना टेररिस्ट वगैरह की, तो बचपन से ही वो कुछ शुरू कर देते हैं, तो वो सारी कंडीशनिंग ही है, उसमें उनका क्या कसूर है, वो तो पैदा ऐसे नहीं हुए थे। तो सब कुछ आई एग्री ऑन दिस कि विलेंस आर मेड एंड दे आर नॉट बोर्न लाइक दैट, एंड इवन इफ वो बन जाते हैं वैसा, वो फिर से अच्छा इंसान बन सकते हैं, और हर किसी को ये चांस मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल एडवाइस दो, जिसमें आप मुझे ये बताओ कि क्या बेटे और बहू को सास और ससुर के साथ रहना चाहिए या नहीं? अगर रहना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं रहना चाहिए तो क्यों? तो इसके भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। मैं पहला केस बताती हूँ कि रह कब सकते हैं। मैं खुद साथ में रहती हूँ, ओके। ठीक है, तो खैर वो मेरी स्टोरी भी है कि मैंने कैसे चीज़ों को बदला है, और उस पर बाद में करेंगे। बट ये जो है ना कि रह सकते हैं, तो वो कब रह सकते हैं? पहली बात, अगर हस्बैंड वाइफ को एक पर्सनल स्पेस मिल रहा है उन्हें उनके साथ रहने में, इन लॉज के साथ भी रह रहे हैं एक ही घर में, उनका खुद का पर्सनल स्पेस भी है। पर्सनल स्पेस मतलब उनको कहीं जाना है आना है तो कोई ऐसे रोका टोकी नहीं हो रही है। अब बहू को कुछ बनाना है तो अपने मन से वो कुछ कर रही है, उसको कहीं फ्रेंड्स बुला रही है, फ्रेंड्स के साथ जा रही है, एक स्पेस है भाई पर्सनल में जो वो करें। उनको ये नहीं लग रहा कि मम्मी मुझे ऐसे कह देंगी या ससुर जी कुछ सास ऐसे कुछ कह देगी। अगर तो वो पर्सनल स्पेस है तो आप साथ रहो, ठीक है। इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। मैं खुद इन लॉज के साथ रहती हूँ, और एक पर्सनल स्पेस भी है, प्लस आपको वो सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स इन लॉज का आपको सपोर्ट मिलता है। जो मेरा बेटा है, अब उसके लिए कितना ज़रूरी है एक दादा दादी का होना, जो कि पहले ज़माने से चीज़ें चलती आ रही हैं। उसको एक अफेक्शन, जो दादा दादी का लव केयर है ना, वो अलग ही होता है। तो अगर आप साथ रह रहे हो, आप एक स्पेस है आपका, एक दूसरे के साथ आप अच्छी तालमेल बना पा रहे हो, तो इससे तो बेस्ट कोई है ही नहीं कि आप साथ रहो। आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, उनकी चीज़ें आप कर रहे हो क्योंकि उनको नीड है बच्चों की। बच्चे भी मतलब वो भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल जॉब करते हैं, सब हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो वो पेरेंट इन लॉज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो टू वे रिलेशन चल रहा है। अच्छा, अब मैं दूसरे उस पर आती हूँ कि कब नहीं रहना चाहिए। कब नहीं रहना चाहिए? अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ज़्यादातर कि हस्बैंड बीच में फंस जाता है, वाइफ और मदर के, वो फंस जाता है बीच में कि मदर कुछ और कह रही हैं, वाइफ कुछ और कह रही हैं, तो वो बहुत इन चीज़ों, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप अलग रह लो। और उसमें भी सबसे मिडल वे ये होता है कि आसपास घर ले लो, ताकि आपकी प्राइवेसी भी हो रही है और उनको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो। दिस मिडल वे यू कैन ऑप्ट। लेकिन रह के साथ में कलेश होए जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि सेपरेट रह लो और खुश रह लो। अगर आप कलेश सॉर्ट आउट करके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट केस बताया था, तो आप साथ रहो, नहीं तो आप अलग रहो। अब अगेन ये कंटेक्स्ट में डिपेंड करता है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो लेट्स सपोज कि वो
माँ बाप के बगैर भी नहीं रह सकते, और इधर कलेश भी चल रहे हैं अपने, क्योंकि वाइफ के साथ भी रहना है, तो उसमें वो एक घर में ना रहे। आप बोल रहे हो कि पास थोड़ा होना चाहिए घर, एटलीस्ट एक सपोर्ट हो जाएगा, ताकि वो मैनेज कर ले मैनेज पेरेंट्स हो को जाए। भी, पेरेंट्स की नीड्स को वो मैनेज कर ले, क्योंकि बेटे का इच्छा तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स को सपोर्ट देना चाहता है, तो वहाँ से उसको मैनेज कर ले, और बीवी को प्राइवेसी भी मिल जाएगी, तो इस तरह से वो मैनेज कर ले। ये उसका मेरा सजेशन रहेगा, जो मैंने देखे हैं ये ऐसी चीज़ें। अच्छा, एक इसमें मेरे माइंड में और आ रहा था कि लेट्स सपोज कि नॉट सपोज कि ये क्यों होता है, आप बताओ। वो एक लाइन थी कि वो सास भी बहू भी कभी सास थी, तो जब उसकी सास रही होगी तो उन्होंने भी ऐसे ही चिल्लाते थे, ऐसे ही ट्रीट करते। नाउ उसकी बहू आ गई है तो वो भी उसे ऐसे ही ट्रीट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे ही ट्रीट किया जाता है बहुओं को। तो ये इसीलिए हो रहा है। हाँ, वो होता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ, ऐसा होता है। तो क्योंकि वो सीख के आई है अपनी सास से, वो सोचती है मैं वैसे ही अपनी बहू को कंट्रोल करूं, तो वो पैटर्न ही तो हो रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड। आप उसको ब्रेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि क्या है ना, लोगों ने ना इस चीज़ों को इतना नॉर्मल कर दिया है कि उनको ऐसे ही अच्छा लगता है। लोगों को ना फालतू का ड्रामा अच्छा लगता है अपनी लाइफ में। जब तक ना कुछ हो नहीं रहा ना, उनको बोरिंग सा लगता है। जब कुछ अच्छा चल रहा है ना, अगर पॉजिटिव, तो ह्यूमन माइंड ना नेगेटिविटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, तो उसको चाहिए कि कुछ ड्रामा सा हो जाए, और मैं कुछ यहाँ कोई लड़ाई क्यों नहीं हो रही, चलो। लोग तो सड़कों पे फाइट करते हैं, मैंने देखा है कि घर से निकलते हैं, बस मौका ढूंढ रहे थे, आए सही कोई, और अपनी भड़ास निकालते हैं, वो सड़कों पे फाइट करने को तैयार है। ये फाइट की वजह नहीं है, वजह आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ चीज़ें घुसी पड़ी हैं जो आप उसको हील नहीं कर रहे हो, तभी ये नॉर्मल कर दिया लोगों ने इन चीज़ों को ना, इसको बदलने की सोच नहीं रहे हैं। जब ये एक नया पॉसिबिलिटी कोई क्रिएट करके उनको दिखाएगा ना कि ये पॉसिबल है, पॉजिटिव रहना और अच्छे माहौल में रहना भी पॉसिबल है, तो वो ऐसा कुछ नया क्रिएट होगा, नहीं तो वही चलता जाएगा जो चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। अगर आप और अकल्ट साइंस से जुड़े शोज़ को देखना चाहते हैं, एपिसोड्स को देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आने वाले एपिसोड में आप किस गेस्ट को और ज़्यादा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे आप फिल ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन हमारे तक ज़रूर से पहुँचे, आपके फीडबैक हमारे तक पहुँचे, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू so much for watching this video.